डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं हमने स्टार्ट किया है TY BCom के लेक्चर्स। मैं जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाली हूँ बच्चों वो है कॉमर्स 5, जिसको हम मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट विद द सब्जेक्ट, लेट अस अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न, क्वेश्चन पेपर पैटर्न, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना आपको बहुत ज़रूरी है। इसका किसी भी तरीके का एग्जाम आपके कॉलेज में नहीं होगा, बोर्ड एग्जाम है, सेंटर आएगा, सेंटर पर जाकर ही आपको एग्जाम जो है वो देना है। तो सेमेस्टर 5 हमारा कॉमर्स 5 मार्केटिंग का क्वेश्चन पेपर पैटर्न, जहां पर पेपर आपको आता है 100 मार्क्स के लिए, मैक्सिमम मार्क्स 100 है। इसका जो पासिंग मार्क्स होता है बच्चों वो होता है 40 मार्क्स। क्वेश्चंस टू बी सेट, यानी कि कितने क्वेश्चंस होंगे? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब इस क्वेश्चन को एलोकेट कैसे किया गया है मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1A में आएगा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो आपको पूछा जाता है, जहां पर आपको एक क्वेश्चन पूछा, 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपको 20 मार्क्स के लिए। ये 20 मार्क्स का बाइफिकेशन कैसे किया गया है? 10 और 10 के कॉम्बिनेशन में, जहां पर आपको MCQ पूछा जाता है 10 मार्क के लिए, और दूसरा आता है आपका ट्रू और फॉल्स अगेन, विच हैज बीन आस्क्ड फॉर 10 मार्क्स। सो A plus B makes 20 मार्क्स। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, A, B और C, और ये तीनों ही क्वेश्चन जो है ये आपको पूछे जाते हैं मॉड्यूल 1 से। ये तीनों ही क्वेश्चन जो है ये आपको पूछे जाते हैं बच्चों, कहाँ से? ये पूछे जाते हैं मॉड्यूल 1 से। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगेन 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 में से आपको अटेम्प्ट कितना करना है? सिर्फ 2 अटेम्प्ट करना है। कितना करना है? सिर्फ 2 अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको पूछा जाता है मॉड्यूल 2 से। मॉड्यूल 2 से क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की जब हम बात करते हैं बच्चों, अगेन ये 15 मार्क्स के लिए होता है, तो इसमें भी आपको 3 ऑप्शन होते हैं, जिसमें से कोई भी 2 आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूछा जाता है मॉड्यूल 3 से। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि सेम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 के सेम पैटर्न होते हैं। 3 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपको पूछा जाएगा मॉड्यूल 4 से। अगेन 3 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। 3 क्वेश्चन जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, तो ये 8 और 7 के कॉम्बिनेशन में मार्क्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, विच मेक्स योर 15 मार्क्स। नाउ कमिंग टू दी लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की खासियत यह है बच्चों कि ये क्वेश्चन होता है हमारा शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स यानी कि यहाँ पर हमको पूछा जाता है 20 मार्क के लिए। 20 मार्क के लिए अगर शॉर्ट नोट है, शॉर्ट नोट तो हम जानते हैं 5 मार्क्स का होता है, ईच शॉर्ट नोट इज ऑफ 5 मार्क्स। 6 क्वेश्चन होंगे, 6 शॉर्ट नोट्स होंगे, जिसमें से आपको अटेम्प्ट सिर्फ 4 ही करने हैं। 6 क्वेश्चन में से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, तो 4 into 5 brings your 20 मार्क्स। 5 मार्क ईच शॉर्ट नोट का, तो 4 into 5 इज इक्वल टू 20 मार्क्स। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं? ये चारों मॉड्यूल जो है ना बच्चों, हमारे मॉड्यूल नंबर 1, 2, 3 एंड 4, इन सब में से मिलाकर आपको पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपका शॉर्ट नोट्स होता है। अब बढ़ते हैं हम अपने उन 4 मॉड्यूल की तरफ, जिसमें से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मॉड्यूल नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। यहाँ पर मार्केटिंग का ओवरऑल जिस्ट आपको देखने मिलेगा। मार्केटिंग डिसीजंस पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड है, दैट इज योर चैप्टर नंबर या फिर मॉड्यूल नंबर 2 एंड मॉड्यूल नंबर 3। और फिर आता है आपका की मार्केटिंग डायमेंशंस, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके मार्केटिंग के जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग स्टार्ट करने के पहले एक बहुत ही अच्छा कोट दिया है यहाँ पर सेथ गोडिन ने, जिनका कहना है, डोंट फाइंड कस्टमर्स फॉर योर प्रोडक्ट्स, फाइंड प्रोडक्ट्स फॉर योर कस्टमर्स। यानी कि ऐसा ना हो मैंने कोई एक प्रोडक्ट को बना लिया, मैंने किसी एक प्रोडक्ट को बना लिया, अब मैं इसके लिए ढूंढ रही हूँ कि मेरे कस्टमर्स कौन होंगे। नहीं, मुझे क्या करना है? मुझे कस्टमर्स को ढूंढना है, उनकी रिक्वायरमेंट को समझना है, उनकी नीड को समझना है, और फिर जाके अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है, दैट इज़ व्हाट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट। डू नॉट फाइंड कस्टमर्स फॉर योर प्रोडक्ट्स, रेदर फाइंड प्रोडक्ट्स फॉर योर कस्टमर्स। नाउ
अच्छा बच्चों, सबसे अच्छी खासियत ये है कि हमको सारे के सारे जो भी टॉपिक्स आपके किसी भी पेपर में किसी भी ईयर में अगर पूछे गए हैं तो आपके टेक्स्ट बुक के फ्रंट पेज पर आपको देखने मिल जाएगा। जैसे कि कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स नवंबर 2022 के पेपर में पूछा गया था। इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग जो है वो आपको ये सारे सालों में पूछा गया है। तो जितनी बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं उन क्वेश्चंस का वेटेज थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी उन क्वेश्चंस को हमको बहुत अच्छे से करके जाना है, जिससे कि एग्जाम में या फिर लास्ट मोमेंट पर हमको क्वेश्चन बैंक की ज़रूरत ना पड़े। फिर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग भी पूछा गया है अक्टूबर और नवंबर में, अक्टूबर 2019 नवंबर 2023 में, यानी ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। स्ट्रैटेजिक जो है वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है, इन दोनों को ही पूछा गया है। इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग को अब तक पूछा नहीं गया है किसी भी साल के पेपर में। मार्केटिंग रिसर्च एंड MIS, जहां पर कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स को पूछा नहीं गया है, लेकिन उसका प्रोसेस, उसके MIS के कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट्स ऑफ MIS और डेटा माइनिंग और कॉन्सेप्ट और उसके इंपॉर्टेंस को पूछा गया है। कई बार रिपीटेटिवली ये कॉन्सेप्ट जो है वो आया है। फिर आता है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर, जो कि फैक्टर्स, कॉन्सेप्ट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन, बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, CRM की टेक्निक्स जो है, और उसी के साथ साथ मार्केट टारगेटिंग। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसको ज़्यादा रिपीट नहीं किया गया है या फिर आया ही नहीं है, लेकिन टेंटेटिवली अगर आप देखो तो कुछ क्वेश्चंस को 2 से 3 बार पेपर्स में पूछे गए हैं। तो जैसे हमको पता चलता है, पेपर पैटर्न तो हमने समझ लिया, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चंस रिपीटेडली आए हैं वो भी समझना हमें बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर, विच इज चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। सबसे पहले बच्चों हम समझेंगे कि ये मार्केटिंग होता क्या है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, फंक्शनल एरिया है किसका, हमारे बिजनेस का, क्योंकि इसी के बेसिस पर हमारे सारे रेवेन्यू जो है वो जनरेट होते हैं। तो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसे हम कहते हैं मार्केटिंग। Now the success of business organization largely depends on the performance of marketing department, यानी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ऊपर पूरे के पूरा बिजनेस डिपेंड होता है। अगर हम बिजनेस करते हैं यानी हम कुछ बेचना चाहते हैं, जब वो बिकेगा तभी तो पैसे आएंगे। तो ये बेचने का काम कौन सा डिपार्टमेंट करता है, हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इसीलिए मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट या वाइटल फंक्शनल एरिया है हमारे बिजनेस का। Marketing is instrumental to create demand for the firm's product. Apart from creating demand create करने के अलावा मार्केटिंग जो है वो क्या करता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन जनरेट करता है, कॉर्पोरेट इमेज को इम्प्रूव करता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमको मिलता है, कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करता है, ब्रांड इमेज को इम्प्रूव करता है, ब्रांड इक्विटी जो है उसे बढ़ाता है, ब्रांड लॉयल्टी मेंटेन करके रखता है, और उसी के साथ साथ बिजनेस एक्सपेंशन जो है उसको फैसिलिटेट करता है, यानी कि बिजनेस को एक्सपांड करने की अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा बढ़ाता है। अब आप बोलोगे मैम इतने बड़े बड़े टर्म्स है, आपने तो सिर्फ ऐसे ही बोल दिया, उसको एक्सप्लेन कौन करेगा। डेफिनेटली मैं ही एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन हम सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, 1 at a टाइम। ओके, नाउ डेफिनेशन के साथ चालू करते हैं। पहले तो ये पूरी तरीके से हम मार्केटिंग को समझेंगे होता क्या है। नाउ चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग जो कि यूके में है, उन्होंने डिफाइन किया है मार्केटिंग को। मार्केटिंग क्या है, एक बिजनेस का फंक्शनल एरिया है, यानी कि मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर आता है। तो मार्केटिंग इज द मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एंटिसिपेटिंग and satisfying customer requirements। कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, सबसे पहले कस्टमर की रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करो, उसके बेसिस पर प्रेडिक्शन करो हम कैसे अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज उनको दे सकते हैं, जिससे कि उनकी नीड, उनकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाए, और साथ साथ हम प्रॉफिट भी कमाएंगे। हम यहाँ पर सोशल सर्विस नहीं कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर, एंटिसिपेट द रिक्वायरमेंट and then satisfy the customer with certain profit that your business is going to gain when you sell the products or services। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे फिलिप कॉटलर का, जिनको जो मार्केटिंग में बहुत ही ज़्यादा नाम रहा है। In their book on marketing management, A South Asian Perspective 2013 edition defines marketing management as the art and science of choosing target market
and getting, keeping, growing customers through creating, delivering, communicating superior customer value। इनका कहना है कि मार्केटिंग जो है एक कला है, एक आर्ट है, उसी के साथ साथ ये एक विज्ञान भी है। क्यों विज्ञान है? क्योंकि यहाँ पर आपको अपने टारगेट मार्केट को सिलेक्ट करना होता है और आप चाहते हो ये मार्केट हमेशा बढ़ता जाए, ये मार्केट हमेशा ग्रो करता जाए। तो ये ग्रो कैसे करेगा? जब आप क्रिएट कर रहे हो, क्रिएट करने के साथ साथ डिलीवर कर रहे हो और कम्युनिकेट कर रहे हो। क्या? कस्टमर वैल्यू, यानी जो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदता है उसे कुछ वैल्यू जो है वो फील होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट से कुछ नीड सेटिस्फाई हो रही है, कुछ वर्थ है उसको पे करके अपने आपसे जो प्रोडक्ट खरीदता है, उसकी वैल्यू, उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो कस्टमर के लिए होनी चाहिए। तो आप उस वैल्यू को पहले क्रिएट करेंगे, उस वैल्यू को डिलीवर करेंगे कस्टमर तक और मेक श्योर करोगे कि यही वैल्यू जो है वो हम कस्टमर को क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। That is what the Asian Perspective book on marketing management as written by Philip Kotler rightly says. Then we have the next definition बच्चों, जो कि अमेरिकन मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन का है, जिनका कहना है मार्केटिंग एक ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है और या फिर एक सेट ऑफ प्रोसेसेस है जो कि क्रिएट, कम्युनिकेट एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर्स and for managing customer relationships in ways that benefit the organization and its stakeholder। इनका भी यही कहना है कि मार्केटिंग एक ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है और एक ऐसा प्रोसीजर फॉलो करता है। वो प्रोसीजर में सबसे पहले आप क्रिएट करते हो कस्टमर वैल्यू, कम्युनिकेट कस्टमर वैल्यू को कम्युनिकेट करते हो, अपने कस्टमर्स तक पहुंचाते हो, डिलीवर करते हो अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट की वैल्यू एंड फॉर मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स इन वेज, कस्टमर रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से मैनेज करते हो जिससे कि ना कि सिर्फ आपके ऑर्गेनाइजेशन को बल्कि आपके सारे स्टेक होल्डर्स को उसका फ़ायदा मिलता है। जब हम बात करते हैं स्टेक होल्डर्स की, तो स्टेक होल्डर्स में आपके सब आ जाते हैं जो भी आपके बिजनेसेस से जुड़े हैं, जैसे कि आपके कस्टमर्स तो है ही, उसी के साथ साथ आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, आपके डीलर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन सब को मिलाकर जो टर्म यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं स्टेक होल्डर्स। 2008 में अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने एक और डेफिनेशन को थोड़ा सा ब्रॉड करके समझाया कि मार्केटिंग इज द एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग्स दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर्स, क्लाइंट्स, पार्टनर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज। सेम चीज़ को उन्होंने एलैबोरेट करके जब समझाया तो कहा कि हम वैल्यू तो डिलीवर कर रहे हैं, कस्टमर को क्रिएट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, डिलीवर करते हैं, एक्सचेंजिंग ऑफरिंग्स, आपके पास क्या है उनको देने के लिए जिससे कि कस्टमर्स को वैल्यू फील हो। बात करते हैं तो सिर्फ कस्टमर्स की नहीं है, यहाँ पर क्लाइंट्स भी आते हैं। कस्टमर्स और क्लाइंट्स में फ़र्क होता है। कस्टमर्स यूजुअली B2C के लिए, बिजनेस टू कंज्यूमर के लिए होता है, क्लाइंट्स बिजनेस टू बिजनेसेस के लिए होता है। पार्टनर्स जो कि आपके बिजनेस के साथ एसोसिएटेड है और उसका फ़ायदा, उसका बेनिफिट सोसाइटी को भी होना चाहिए। इस तरीके से डेफिनेशन को और ब्रॉड करके अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने उसका एक न्यू डेफिनेशन हमको दिया। तो बच्चों ये था हमारा मार्केटिंग का डेफिनेशन। अब हम पढ़ते हैं मार्केटिंग के कुछ फीचर्स जो है मार्केटिंग के, हम उनको समझेंगे वन बाय वन। सबसे पहला मार्केटिंग का फर्स्ट फीचर हमको बोलता है कि ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। क्या है? सिस्टमैटिक प्रोसेस, एक प्रोसीजर है जो कि ये फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है प्रोसीजर? प्रोडक्ट को बेचने के पहले, बनाने के पहले, ये सब बात की बात है। ये सब बनाने के पहले आपको क्या करना है? आपको आइडेंटिफाई करना है कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। कस्टमर की नीड और उनकी वांट को क्या करना है? आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। पता लगाओ कस्टमर जो है हमारे मार्केट में वो क्या चाहते हैं, किस चीज़ की तलाश है उनको, ऐसी क्या चीज़ है जो कि उनकी नीड है और उनकी वांट को सेटिस्फाई कर सके। उसी हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करेंगे और डिलीवर करेंगे। प्रोडक्ट को डिज़ाइन और डिलीवर कब करेंगे? जब कस्टमर की नीड होगी। हम पहले ही प्रोडक्ट बना देंगे और फिर बाद में कस्टमर्स ढूंढेंगे क्या? नहीं, हम पहले कस्टमर्स की नीड को समझेंगे, उनके रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे और फिर उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे।
डिजाइनिंग द प्रोडक्ट एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। सेकेंड हम क्या करेंगे, सही प्राइस कोट करेंगे। 4 P's ऑफ मार्केटिंग बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। 4 P's क्या है, सबसे पहला है हमारा प्रोडक्ट, फिर आता है हमारा प्राइस, फिर आता है हमारा प्रमोशन और लास्ट में आता है हमारा प्लेस। लास्ट में आता है हमारा प्लेस। ओके, प्रोडक्ट हमने कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना दिया, सही प्राइस कोट करना है आपको, प्रमोशन कैरी आउट करना है क्योंकि प्रोडक्ट बना दिया मैंने। अब प्रोडक्ट को बनाने के बाद क्या मैं इस प्रोडक्ट को अपने गोदाम में ही रख दूँ? नहीं, मुझे बेचना भी तो है, तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, प्रमोशन की ज़रूरत है, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है, जिससे कि कस्टमर को पता चले ऐसा कोई प्रोडक्ट जो है वो हमारा एग्जिस्ट करता है जो हम मार्केट में बेचना चाहते हैं। एंड देन डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट एट राइट प्लेस। राइट प्लेस पर, सही जगह पर हमको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि राइट फ्रॉम द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरर टू द प्लेस ऑफ कंज्यूमर तक ये प्रोडक्ट जो है वो पहुंच जाना चाहिए, उसे हम बुलाते हैं राइट प्लेस। मार्केटिंग प्रोसेस इज अंडरटेकन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉफिट्स, मार्केट शेयर एंड टू जनरेट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो मार्केटिंग का प्रोसेस जो है वो क्यों किया जाता है, ये प्रोसेस जो है क्यों आगे बढ़ता है, क्योंकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सेट किया है ना, हमको वो अचीव करना है। किसी को मार्केट में प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है, किसी को मार्केट शेयर ज़्यादा चाहिए, जो भी आपको ऑब्जेक्टिव है आपको उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। और उसी के साथ साथ आप क्या चाहते हैं, हमारे कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद उससे सेटिस्फाइड रहे। सेटिस्फाइड का मतलब है रीपर्चेस करें, हमारे ही पास रहे, हमको छोड़कर ना जाए, यानी कि कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को ना इस्तेमाल करें। अच्छा, अब मार्केटिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूस इन नेचर है। जैसे कि मैंने एक बार अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को बेच दिया, क्या उसके बाद मार्केटिंग मेरी बंद हो जाएगी? नहीं, मुझे वो रिलेशनशिप अपने कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म मेंटेन करके रखना है, इसीलिए मार्केटिंग के प्रोसेस को कंटिन्यूस इन नेचर बोला जाता है। मार्केटिंग रिसर्च से शुरू होता है, सेल तक पहुंचता है, कस्टमर फीडबैक भी ज़रूरी होता है और आफ्टर सेल सर्विस ही हम जो है अपने कस्टमर को देते हैं। इसीलिए एक कांस्टेंट नीड की ज़रूरत है टू मॉनिटर कस्टमर नीड्स एंड सेटिस्फैक्शन। देखो, ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, हमारे नीड्स, हमारे वॉन्ट्स चेंज होते रहते हैं। आज जो एक चीज़ मिली हम उससे सेटिस्फाई हो गए, नाउ वी वांट समथिंग मोर। तो वो जो मोर है वो हमारे फीडबैक के ज़रिए हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन तक कन्वे करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन उसी के बेसिस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके न्यू प्रोडक्ट बनाकर आपको फिर से मार्केट में ऑफर करती है। इसीलिए मार्केटिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट वी हैव आइडियाज़, गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, मार्केटिंग जो है वो सिर्फ गुड्स से रिलेटेड नहीं है, मार्केटिंग का जो एस्पेक्ट है वो आइडियाज़ तक भी पहुंच सकता है, गुड्स एंड सर्विसेज भी। जैसे कि हम मार्केटिंग करते हैं किस चीज़ के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, राइट, गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि कोई FMCG प्रोडक्ट हमको बेचना है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गया, जैसे कि गर्मी का सीज़न है तो सबसे ज़्यादा अभी कोई प्रोडक्ट बिका है तो वो है AC, एयर कंडीशनर्स। तो इसका प्रमोशन हुआ, इसके लिए मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हुई, तभी तो जाके ये प्रोडक्ट बिका है, राइट। तो वो कंज्यूमर ड्यूरेबल है हमारा। नेक्स्ट आती है हमारी इंटेंजिबल सर्विसेज। इंटेंजिबल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो होटल्स है, रेस्टोरेंट है, उसी के साथ साथ इंश्योरेंस सर्विसेज है, ये सारे हमारे सर्विसेज का हिस्सा है। जब हम बात करते हैं आइडियाज़ की, आइडियाज़ जो होता है बच्चों वो यूजुअली आपके सोशल और गवर्नमेंट एस्पेक्ट या ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो ज़्यादातर आइडियाज़ को सेल करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं। आइडियाज़ सेल मतलब यहाँ कोई चीज़ बेचनी नहीं होती है, यहाँ उनको कोई एक अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है सोसाइटी में, उसके लिए हम क्या करते हैं, आइडियाज़ की मार्केटिंग करते हैं। जैसे कि कुछ कैंपेन्स होते हैं ड्रग से रिलेटेड, एड्स अवेयरनेस क्रिएट करना है, एंटी करप्शन से रिलेटेड। अगर आपने देखा होगा टाटा टी का एक ऐड आता था जो कि करप्शन प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए हमेशा प्रमोशन करता था, जागो रे कहा जाता था, चाय पी लिया तो अभी हम चाय क्यों पीते, बेसिकली टू वेक आवरसेल्फ अप, राइट। तो यहाँ पर आप जब चाय पी रहे हो तो वो सिंपल सी आपको एक मैसेज देना चाहता है सोसाइटी में कि अब जाग जाओ, अब करप्शन प्रैक्टिसेस या करप्शन नेताओं को तुमको हटाना है, तो वोटिंग तुम्हारा राइट है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक आइडिया है जो वो मार्केटिंग करने की, उस आइडिया की कोशिश कर रहे हैं। इन फैक्ट एवरी मार्केट ऑफरिंग इंक्लूड्स अ बेसिक आइडिया। यहाँ तक कि हर एक प्रोडक्ट में भी बच्चों एक आइडिया सेल हो रहा है। अब ये सारी चीज़ तो आइडिया है ही जो कि सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है।
लेकिन जब एक प्रोडक्ट बिकता है उसके पीछे कोई ना कोई आइडिया भी सेल हो रहा है। यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया है चार्ल्स रेवसन का। रेवलॉन जो है वो क्या करता है, अपने आप को कहता है फैक्ट्री में हम क्या करते हैं, रेवलॉन एक कॉस्मेटिक कंपनी है, तो रेवलॉन का कहना है फैक्ट्री में हम कॉस्मेटिक बनाते हैं, फैक्ट्री में हम क्या करते हैं, कॉस्मेटिक्स बनाते हैं, लेकिन स्टोर में हम क्या बेचते हैं, स्टोर में हम होप बेचते हैं। व्हाई डू वी यूज कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, हम कॉस्मेटिक ही यूज़ करते हैं, स्किन केयर हो गया या फिर मेकअप प्रोडक्ट्स हो गए, हम अपने आप को अच्छा रखने के लिए, राइट, वेल प्रेजेंटेबल रखने के लिए हम इन कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो फैक्ट्री में कॉस्मेटिक बिकता है, लेकिन जहाँ स्टोर है वहाँ पर हम होप सेल कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बेसिक आइडिया होता है उनके प्रोडक्ट्स को सेल करने के पीछे। अब आता है हमारा टारगेट मार्केट, जो कि मार्केटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मार्केटिंग इज कंसर्न्ड विथ टारगेट मार्केट्स, वन कैन नॉट सेल एवरीथिंग टू एवरीवन और एनीथिंग टू एनीवन। मार्केटिंग कहता है कि टारगेट मार्केट से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आप हर एक चीज़ हर किसी को नहीं बेच सकते हो, आप हर एक चीज़ हर किसी को नहीं बेच सकते हो। जो कस्टमर उस प्रोडक्ट के लिए बना है या जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक सेट ऑफ कस्टमर्स के लिए बना है, आप उन्हीं को वो क्या करोगे, सेल करोगे। Therefore, marketers have to be selective in deciding the target market और buyers, यानी जो भी उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले हैं, जो हमारे टारगेट मार्केट है, हमको बहुत ही सोच समझकर बहुत ही ध्यान से उनको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। A marketer needs to design goods and services to a particular target segment or market. For example, marketer cannot sell a particular model of car to all prospective buyer. He has to design different models to different segments of the market depending upon their income status preferences. अच्छा, अब यहाँ पर एक ऑटोमोबाइल का एग्जांपल लिया है, जहाँ पर बोला जा रहा है कि एक मार्केटर सेम कार हर किसी को ऑफर नहीं कर सकता, बच्चों से लेके बूढ़ों तक के लिए हम एक ही मॉडल सबको नहीं दे सकते हैं। यंग जनरेशन्स की रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो उनके हिसाब से मॉडल जो होगा वो अलग होगा। जो पेरेंट्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो उनके हिसाब से जो डिज़ाइन होगा वो अलग होगा। जो इनकम सेगमेंट की अगर हम बात करें, तो एज के पर्सपेक्टिव से हमने देखा, इनकम सेगमेंट की बात करें तो हमारा कार का एक मॉडल ऐसा है जो मिडिल क्लास को भी सर्व करता है, हमारे कार का एक मॉडल ऐसा है जो एलाइट क्लास को भी सर्व करता है। तो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दी प्रेफरेंसेस ऑफ दी कस्टमर्स हम अपने मॉडल को अलग अलग कस्टमर्स के हिसाब से क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। तो ये होता है हमारा टारगेट मार्केट। देन इट सेज ऑल परवेजिव। ऑल परवेजिव का मतलब होता है एप्लीकेबल एवरीवेयर, यूनिवर्सली। मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर जगह एप्लीकेबल है। यहाँ पर आप सोचोगे सिर्फ बिजनेस में है, तो नहीं। आइडियाज़ हमने देखा तो वो सोशल या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, वहाँ तो कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल नहीं होता है। तो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में भी क्या होता है, तुम्हारा मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी एप्लीकेबल है। आप जो कोर्स देते हो वो आपका प्रोडक्ट है, आप जो फीस चार्ज करते हो वो आपके प्रोडक्ट का प्राइस है। आप अपने कोर्स को प्रमोट करते हो, कई बार कोर्सेज को प्रमोट करने की भी ज़रूरत होती है, तो वो क्या है, आपका प्रमोशन है। और राइट प्लेस, यानी कि आप जहाँ पर कोर्सेज उनको ऑफर कर रहे हो, दे रहे हो, लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हो, यानी कि आपकी इंस्टीट्यूशन। तो ये 4 P's ऑफ मार्केटिंग जो है, ये आपका मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर यूनिवर्सली, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन बिजनेस हो, या फिर वो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो। नेक्स्ट है मार्केटिंग एनवायरनमेंट, जो हमको बोलता है मार्केटिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब हम जब बिजनेस करते हैं तो एनवायरनमेंट में रहकर करते हैं, राइट। तो हमारा जो सराउंडिंग है जहाँ पर हम बिजनेस कर रहे हैं, तो वो एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस हमारे बिजनेस के ऊपर भी होता है। तो कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे कि कस्टमर के प्रेफरेंसेस हो गए, कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजीज हो गई, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंज आना, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में चेंज आना, इकोनॉमिक कंडीशंस, यानी कि हमारे कंट्री की कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा रिसेशन में चल रहा है, उसका भी इम्पैक्ट आपके बिजनेस के ऊपर होता है। फाइनेंशियल क्लाइमेट जो है वो हमारे बिजनेस का कैसा है, बिजनेस बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहा है या प्रॉफिटेबल है, ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इम्पैक्ट जो है वो मार्केटिंग जो है इन सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होता है। हम मार्केटर्स को क्या करना चाहिए, सारे एनवायरनमेंट को स्कैन करो, हर एक एनवायरनमेंट की स्टडी करो और ये देखो कि किस हद तक किसी भी एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर होगा। अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजीज के साथ हमेशा क्या करें, तैयार रहे।
Accordingly, he has to design products that offer a differential advantage to the consumers, which may bring higher returns to the firm. एक ऐसा प्रोडक्ट ऑफर करो जिससे कि हमको ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं, हमारे फर्म को ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सेल होने से। फिर आता है इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड यानी कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है मिलजुल कर काम करना, मिलाकर। तो यहाँ पर हम किसको मिलाने की बात कर रहे हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो दूसरे फंक्शनल एरियाज है। ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनल एरियाज कौन से होते हैं बच्चों, हमारा मार्केटिंग एक है, फिनेंस है, प्रोडक्शन है, ह्यूमन रिसोर्स है, ऑपरेशंस होता है, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पर नहीं भी होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। ये सारे अलग अलग क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनल एरियाज है। तो मार्केटिंग को ये सारे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करना होता है, सारे फंक्शनल एरियाज के साथ मिलना होता है आपस में, क्योंकि इनको देखो फाइनली करना क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। तो फिनेंस डिपार्टमेंट से पैसा आना ज़रूरी है, तो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ जो है वो आगे बढ़ेगी। ह्यूमन रिसोर्स होने चाहिए जो उस मार्केटिंग के ऊपर काम करने ज़रूरी है। वही मार्केटिंग जब सेल्स करके लाता है तो उसका जो प्रॉफिट होता है वो फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स फंक्शनल एरियाज को भी मिलता है। Now, for instance, a decision to increase advertising would require support from finance department. Advertising अगर हमको बढ़ानी है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ता है, क्योंकि पैसे तो उन्हीं से मिलने हमको एडवर्टाइजिंग के। And a decision to introduce a new model requires active coordination between production and marketing department. हम चाहते हैं कि कोई नया मॉडल इंट्रोड्यूस करे, तो उस मॉडल को इंट्रोड्यूस करने का काम यानी कि उसको बनाने का काम जो करता है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करता है। तो मार्केटिंग और प्रोडक्शन को साथ में मिलकर काम करना होता है। तो इसीलिए इंटीग्रेशन का मतलब होता है जहाँ पर सारे फंक्शनल एरियाज मिलकर काम करेंगे, टू गेट अलॉन्ग विथ ईच अदर, टू जेल अप विथ ईच अदर, टू मिक्स अप विथ ईच अदर। ये सारे टर्म्स इंटीग्रेशन के लिए होते हैं। सोसाइटल इंटरेस्ट। अब मार्केटिंग जो है वो बेसिकली उसका मॉडर्न मार्केटिंग का काम क्या है, एनहांस कस्टमर्स एंड सोसाइटीज वेलफेयर। तो मार्केटर एम्स एट अ बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित में जारी, सबका साथ सबका विकास, हम ये सब जो टर्म्स यूज करते हैं बेसिकली सबकी बेहतरी के लिए होना चाहिए। आप प्रॉफिट भी कमा रहे हो, कस्टमर सेटिस्फाइड भी है और किसी को नुकसान भी नहीं हो रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आपने कुछ गलत काम नहीं किया है। फॉर इंस्टेंस, professional marketers undertake research and development to develop products which are eco-friendly and also generates customer satisfaction and at the same time brings higher profits to the organization. Example of such products include fuel efficient cars, compact air conditioners, etc. Okay. यहाँ पर जब हम बात करते हैं प्रॉफिट की, कस्टमर सेटिस्फैक्शन की और पब्लिक इंटरेस्ट की, हमने क्या किया, हमने फ्यूल एफिशिएंट कार्स को इंट्रोड्यूस किया। फ्यूल एफिशिएंट कार्स आने की वजह से क्या हुआ, हमने उसका रेट तो रखा ऐसा कि हमको प्रॉफिट भी अर्न हो रहा है, कस्टमर्स भी सेटिस्फाइड है, क्योंकि उनका अभी जो है वो फ्यूल में जितना ज़्यादा खर्चा होता था अब वो होना बंद हो चुका है। और तीसरा, ये फ्यूल एफिशिएंट कार्स जो है किसी तरीके से पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा क्रिएट नहीं कर रही है, तो पब्लिक इंटरेस्ट में भी ये पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए हम एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लेते हैं। Then we have expansion of business. Marketing facilitates expansion of the firm. Due to effective marketing, the performance of the organization improves in terms of sale. अब मार्केटिंग अच्छा होता है तो अपने आप हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होता है। परफॉर्मेंस अच्छा हम कौन से टर्म्स में बोलते हैं, यानी कि हमारा सेल्स अच्छा हो रहा है। सेल्स अच्छा हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है और उसी के साथ साथ मार्केट शेयर भी हमारा क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि हमारे मार्केट में अब ज़्यादा लोग हमसे जुड़ने लगे, जो पहले कॉम्पिटिटर्स के पास होते थे अब वो कस्टमर्स भी हमारे पास आने लग गए, तो हमारा मार्केट शेयर बढ़ने लग गया। Therefore, फर्म में अडॉप्ट एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, यानी कि अब आपको बिजनेस को और बढ़ाने की सोचना चाहिए। तो बिजनेस को बढ़ाने की सोचना है तो ये एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी होती क्या है। पहला आता है मार्केट पेनिट्रेशन, इंक्रीज इन मार्केटिंग एक्टिविटीज इन द एग्जिस्टिंग मार्केट, यानी जो ऑलरेडी आपका मार्केट है उसी के अंदर आप अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज को क्या करो, इंक्रीज कर दो और उसी मार्केट में रहने की कोशिश करो, अपने कॉम्पिटिटर्स को वहां से बाहर निकालो, तुम ही उसके अंदर टिके रहो। मार्केट डेवलपमेंट, अब आपको न्यू मार्केट्स में भी एंटर होना शुरू करना है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आप न्यू प्रोडक्ट को क्या करो, बनाओ, न्यू प्रोडक्ट्स बनाओ एग्जिस्टिंग या फिर न्यू मार्केट में। न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, इसको हम बुलाते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट।
तो आपके पास क्या तरीका है अपने बिजनेस को एक्सपांड करने का? एक तो एग्जिस्टिंग मार्केट में ही रहकर आप क्या करेंगे, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ाएंगे, उसे हम मार्केट पेनिट्रेशन कहते हैं। दूसरा मार्केट डेवलपमेंट, न्यू मार्केट में आपको एंटर होना है। और तीसरा आपको क्या करना है, न्यू प्रोडक्ट को क्या करना है, डेवलप करना है, बनाना है। या तो एग्जिस्टिंग मार्केट में न्यू प्रोडक्ट को ऑफर करो या तो न्यू प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में ऑफर करो। इस तरीके से आप अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। फिर आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मार्केटिंग जो है उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। तो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है? हम चाहते हैं प्रॉफिट्स बढ़े, हम चाहते हैं हमारा मार्केट शेयर बढ़े, हम चाहते हैं हमारी कॉर्पोरेट इमेज बढ़े, हम चाहते हैं हमारे ब्रांड का नाम इम्प्रूव हो, हम चाहते हैं लॉयल्टी जो है हमारे ब्रांड की तरफ कस्टमर्स की ज़्यादा रहे। यानी जहाँ पर हमारा ब्रांड ए है और हमारे साथ और कई सारे ब्रांड हैं, ब्रांड लॉयल्टी का मतलब कस्टमर्स जाए ही नहीं आपको छोड़कर। भले आपके पास उस वक्त प्रोडक्ट अवेलेबल हो या नहीं हो, वो वेट कर ले, लेकिन आपके कॉम्पिटिटर्स को अप्रोच नहीं करेंगे। उन्हें हम कहते हैं ब्रांड लॉयल। रीपर्चेजिंग करते हैं, दूसरों को सजेस्ट भी करते हैं और आपके ब्रांड को छोड़कर आपके कस्टमर्स नहीं जाते हैं। फिर आता है हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर आप देखें तो मार्केटर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंस या ज़्यादा एम्फोसिस या फिर ज़्यादा फोकस देते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर। कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या है? इट इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। कस्टमर सेटिस्फाई कब होता है? जब उनकी जो उम्मीदें हैं उससे वो प्रोडक्ट जो है, जो डिराइव कर रहे हैं हम यूटिलिटी, वो क्या होता है, मैच होता है। तो उसे हम बुलाते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन। When product performance matches with customer expectation, the customers are satisfied. प्रोडक्ट परफॉर्मेंस और कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस अगर मैच होती है, कस्टमर सेटिस्फाइड है। जब प्रोडक्ट परफॉर्मेंस कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से कम है, जो हमने सोचा था यार वैसा ये प्रोडक्ट नहीं निकला, जैसा हमने सोचा था वैसा प्रोडक्ट होगा, उससे वो यूटिलिटी हमको डिराइव नहीं हुई, तो कस्टमर्स आर डिससेटिस्फाइड। जब प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा होती है, यानी हमने जो सोचा था उससे भी अच्छा निकला ये प्रोडक्ट, तो कस्टमर्स आर डिलाइटेड। एंड व्हेन प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एक्सीड्स वेरी मच मोर देन एक्सपेक्टेशंस, द कस्टमर्स गेट एस्टॉनिश्ड। यानी हमने तो ये सोचा ही नहीं था कि ये बेनिफिट भी हमको ये प्रोडक्ट दे सकता है। दैट टाइम द कस्टमर्स आर एस्टॉनिश्ड। Nowadays, marketers must work towards not only customer satisfaction, but they must delight the customers by offering value-added service. अभी का जो दौर है उसमें मार्केटर्स खास करके इस चीज़ पे ध्यान रखें कि वो value-added services दे रहे हैं कस्टमर्स को। Customer value can be enhanced by providing additional facilities at little or no extra cost. कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज आपने दे दी जिसका आप या तो कम चार्ज या फिर आप चार्जेस ही नहीं लेते हैं, जैसे कि आफ्टर सेल सर्विस में एक्सटेंशन दे दिया आपने, वारंटीज़ में एक्सटेंशन दे दिया, डिलीवरी फ्री कर दी उनके लिए, इंस्टॉलेशन जो है वो आपने फ्री कर दिया। जैसे एयर कंडीशनर, अगर आप आज ही खरीद रहे हो, आज ही पूरा पेमेंट करके खरीदते हो, तो सर हम आपको फ्री डिलीवरी भी देंगे और इंस्टॉल करके भी दे देंगे घर पे, कोई चार्जेस नहीं होगा। फर्स्ट 3 सर्विसेज आपको हम जो है वो फ्री दे देंगे। कितनी अच्छी ऑप्शन है ना ये। तो इसे कहते हैं वैल्यू एडेड सर्विसेज, यानी कि उसकी कुछ तो वैल्यू कस्टमर को डिराइव करके मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपने सोचा भी नहीं था और उससे ज़्यादा उम्मीद से दुगना अगर आपको मिल जाए तो आप डिलाइटेड या एस्टॉनिश्ड होते हैं। If possible, marketers need to astonish customers by providing services which are very much more than their expectation. अब आप सोचोगे यार AC जो मैंने ख़रीदा वो तो सिर्फ 25,000 का ख़रीदा, लेकिन उसमें मुझे कितनी सारी चीज़ मिल गई। ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्या सोचा होगा, चलो AC जो ख़रीदा है मैंने, ये लोग मुझे डिलीवर करके दे देंगे घर पे और फिर 1-2 दिन में कोई और आकर उसको इंस्टॉल कर जाएगा। लेकिन इन्होंने ही इंस्टॉल किया, साथ ही साथ मुझे ये क्या दे रहे हैं, सर्विस भी दे रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विस। उसकी फ्री फर्स्ट 3 सर्विसेज को पूरे साल भर में इन्होंने फ्री कर दिया है। वारंटी पीरियड भी मुझे कह रहे हैं कि अगर मैं सिर्फ एक्स्ट्रा पैसे दूँ तो मुझे 2 साल की वारंटी से 4 साल की वारंटी बढ़ा कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप वैल्यू एडेड सर्विसेज दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को। फेडरल ने अपने कस्टमर के लिए कैसे कस्टमर वैल्यू क्रिएट की। इट अलाउज कस्टमर्स टू ट्रैक पैकेजेस थ्रू द कंपनीज वेबसाइट बाय कनेक्टिंग टू द FedEx site and by entering the airway bill number, customers can locate a package in transit. तो क्या किया FedEx ने,
अच्छा, जब भी हम ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट ऑफर करते हैं तो हम वेट करते हैं ना कि कब ये प्रोडक्ट हम तक डिलीवर हो जाए। फेडेक्स ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, कस्टमर्स के इस बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए फेडेक्स ने क्या किया कि आप अपने प्रोडक्ट को कहाँ तक पहुँचा है उसको क्या कर सकते हो, सिर्फ उसका नंबर जो होता है वो बिल नंबर आपने एंटर कर दिया तो आपको प्रोडक्ट को पूरी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। After the package has been delivered, they can even identify the name of the person who signed for it. This service is free of charge. This facility has enhanced the customer value and loyalty. तो एक बार पैकेज डिलीवर हो गया तो किसने साइन किया है, किसके पास डिलीवर हुआ है, किसने लिया है, ये भी आपको पता चल जाता है। तो ये फ्री सर्विसेज है जो कि फेडेक्स अपने कस्टमर्स को ऑफर करता है, जो कि उनके लिए एक वैल्यू डिराइव करती है। फिर आता है हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जहां पर इफेक्टिव मार्केटिंग हमको कंपटीशन फेस करने में बड़ी ही मदद करती है। प्रोफेशनल मार्केटर्स जो होते हैं डिसीजन मेकिंग में बड़े ही क्विक होते हैं, बड़े ही प्रोएक्टिव होते हैं। उनके कुछ आइडियाज जिसके साथ वो आते हैं, इनोवेटिव डिज़ाइंस या मॉडल्स बनाते हैं, ऐसा इनोवेशन करते हैं अपने डिज़ाइंस और मॉडल्स के साथ में जो कि मार्केट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। प्रमोशन स्कीम्स जो है वो बड़ी ही क्रिएटिव तरीके से प्रमोशन स्कीम आती है उनकी। इफेक्टिव कस्टमर रिलेशनशिप टेक्निक्स, द प्रोएक्टिव डिसीजंस गिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द प्रोफेशनल मार्केटर्स। आप इस तरीके के डिसीजंस अगर लेते हैं तो डेफिनेटली कॉम्पिटिटर के ऊपर आपको बेनिफिट मिलता है, एक कॉम्पिटिटिव एज मिलता है कि कस्टमर्स जो है वो आपको अप्रोच करें रेदर देन अप्रोचिंग योर कॉम्पिटिटर्स। Then we have corporate image. तो effective marketing enables a firm to develop and enhance its corporate image with the help of effective marketing। यानी कि यहाँ पर corporate image को कैसे improve करते हैं, ये हमारे 4 P's of marketing डेफिनेटली वो तो ज़रूरी है। उसी के साथ साथ प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस भी ज़रूरी है, यानी कि सेल्स हमारा कितना हुआ है वो हमको पता चलता है, मार्केट शेयर कितना है, प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे हैं। एज ए रिजल्ट कॉर्पोरेट इमेज इंप्रूव्स इन द माइंड्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। अगर हमारी कंपनी के प्रोडक्ट का सेल ज़्यादा होता है, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, मार्केट शेयर में हम सबसे ज़्यादा है, सबसे आगे है, तो उसमें क्या होता है, अपने आप आपका नाम जो है वो बढ़ने लगता है आपके स्टेक होल्डर्स के सामने, यानी आपके स्टेक होल्डर्स को पता चलता है ये कंपनी बहुत ही प्रॉफिटेबल है। अच्छा, जैसे हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, एक तो उनका बिजनेस देखते हैं, बिजनेस के लिए हम ये देखते हैं आगे कितना ग्रोथ है इस बिजनेस में, और साथ ही साथ ये देखते हैं कि ये कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है, किसी तरीके के डेप्ट में तो नहीं है ज़्यादा, इनके असेट्स क्या है, इनकी लाइबिलिटीज़ क्या है। एक कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो बस अगर जो कंपनी में ये सारी चीज़ें, सारे एस्पेक्ट पॉजिटिव हुए, उसी को हम बुलाते हैं एन इम्प्रूव्ड कॉर्पोरेट इमेज। A good corporate image in the minds of stakeholders helps a firm to expand and grow. For instance, firms that have good corporate image, एक फर्म जिसकी कॉर्पोरेट इमेज बहुत ज़्यादा अच्छी है, ऐसे फर्म के ऊपर हमारा ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस क्या होता है और बढ़ जाता है। दे गेट सपोर्ट फ्रॉम शेयर होल्डर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इनको शेयर होल्डर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इमीडिएट सपोर्ट मिलता है, यानी जब भी इनको लोन लेना होगा तो इनके लिए आसान होगा क्योंकि इनका नाम मार्केट में बहुत ही अच्छा है। गेट कोऑपरेशन फ्रॉम डीलर्स एंड सप्लायर्स। अब क्योंकि इनका नाम ज़्यादा है इसीलिए सप्लायर्स और डीलर्स के साथ में जब भी ये डील करते हैं तो अगर ये क्रेडिट पर भी अपना बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल्स इनसे परचेज करेंगे तो वहाँ पर डीलर्स और सप्लायर्स भी उनके साथ क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये कई सारे फीचर्स थे हमारे मार्केटिंग के जो हमने पढ़े हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस को समझेंगे, यानी कि मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।